नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी पर कांग्रेस के वार से परेशान बीजेपी की। 2024 से पहले बीजेपी के लिए चुनौती बने राहुल गांधी की, कर्नाटक में फिर फेल हुई बीजेपी की चाल की, महाराष्ट्र में जनता की पहली पसंद बने शरद पवार की, साथ ही जानेंगे कैसे शिंदे गुट के विधायक बने बीजेपी के लिए मुसीबत। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी फ्लॉप हुई अग्निपथ स्कीम की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केरल में मुस्लिम लीग ने यूसीसी पर हुए सेमिनार से किया बॉयकॉट। संगठन बोला कांग्रेस को दरकिनार करना केरल के राजनीतिक भविष्य के लिए हानिकारक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर एफआईआर दर्ज। पूर्व सर संघ चालक गुरु गोलवलकर पर किया था ट्वीट। सीएम शिवराज बोले मिथ्या प्रचार कांग्रेसियों की कुंठा। दिल्ली में रद्द की गई रविवार की छुट्टी। केजरीवाल सरकार ने कैंसिल की मंत्री अफसरों की छुट्टी। फील्ड पर उतरकर काम करने के दिए आदेश। मणिपुर में 45,000 पुलिसकर्मी दो गुटों में बटे। कुकी और मैतेई पुलिसकर्मी अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। नए पुलिस प्रमुख के लिए हालात बने चुनौती। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार का चुनाव बीजेपी को परेशान करने वाला है, क्योंकि जो मोदी लहर 2014 में चली थी वो 2023 आते आते शांत हो गई है। बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार पीएम मोदी की घेराबंदी कर रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के चुनावी साल में बीजेपी को बेदखल करने के लिए विपक्ष पूरी तरह से एक साथ आ गया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को कई मुद्दों पर चौतरफा घेर लिया है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर 37 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मोदी की एक तस्वीर को साझा करते हुए कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा गया है। वीडियो की लाइनें हैं, ये मोदी हैं जो मणिपुर नहीं जाते, जो अपने दोस्तों के नाम पर चुप रहते हैं, जो बार बार नोटबंदी जैसी गलती करते हैं, जो महंगाई और बेरोजगारी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो देश को बेचकर आ सकते हैं। ये मोदी हैं जिन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत डर लगता है। बता दें, मणिपुर में पिछले 66 दिनों से बवाल जारी है। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बाद से ही मोदी की चुप्पी को लेकर हर कोई सवाल कर रहा है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी और मोदी की दोस्ती को लेकर भी हमेशा से सवाल उठाए गए हैं। वहीं देश में 2016 में हुई नोटबंदी के बाद एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया गया, जिसको लेकर सरकार निशाने पर आ गई। युवा बेरोजगारी को लेकर परेशान है। आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। किसानों को उसकी फसल के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। भाजपा राज में हर कोई दुखी है। ऐसे आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं। वहीं मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का कई बार आरोप लगा है। 2024 में सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, तो वहीं राहुल गांधी भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। राहुल गांधी कभी किसानों के बीच होते हैं, तो कभी बाइक मैकेनिकों के बीच पहुंच जाते हैं, तो कभी मोहब्बत का शरबत पीते दिखते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों के दर्द को बांटते नजर आ जाते हैं। राहुल गांधी के इन अवतारों ने पीएम मोदी की नींद उड़ा रखी है, तो वही 2024 को लेकर बीजेपी के चुनावी गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है, तो वहीं राहुल गांधी की पैठ आम जनता तक बढ़ती जा रही है, जिसने बीजेपी खेमे में खलबली मचा रखी है। कल राहुल गांधी हरियाणा में किसानों के बीच खेतों में धान की रोपाई करते दिखे, तो उससे पहले राहुल गांधी दिल्ली के करोल बाग में बाइक ठीक करने वाले मैकेनिकों के बीच थे, जिसका वीडियो आज राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हुए लिखा, भारत के सुपर मैकेनिक जिनके पाने से देश की तरक्की का पहिया चलता है। भारत जोड़ो यात्रा का नया पड़ाव, करोल बाग की गलियां, जहां बाइकर्स मार्केट में उमेद शाह, विक्की सैन और मनोज पासवान के साथ बाइक की सर्विसिंग की और मैकेनिक के काम को गहराई से समझा। भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भारत के मैकेनिकों को सशक्त करने की जरूरत है। राहुल गांधी की ये तेवर बीजेपी के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी को अपने बीच पाकर करोल बाग के मैकेनिक काफी खुश नजर आए। वहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफर करने वाले राहुल गांधी ने बताया कि उन्हें बाइक का शौक भी है। उन्होंने खुद बताया कि उनके पास एक बाइक भी है। KTM है 390, मगर वो वहीं पड़ी है, सिक्योरिटी वाले नहीं यूज करने।
राहुल गांधी इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि मेरे पास भी KTM 390 बाइक है, लेकिन वो पड़ी है, सिक्योरिटी वाले चलाने नहीं देते, चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने मैकेनिक से कहा कि वो देखने आए हैं कि वो लोग कैसे काम करते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने मैकेनिक की दुकान पर बाइक भी ठीक की थी। शनिवार को राहुल गांधी को हरियाणा के सोनीपत के खेतों में ट्रैक्टर चलाते देखा गया था। दिल्ली से शिमला जाते वक्त रास्ते में खेतों में किसानों को काम करते देखकर वो उनसे मिलने पहुंच गए थे। उन्होंने यहाँ ट्रैक्टर चलाया और किसानों के साथ धान भी रोपी। देश के हर तबके के साथ राहुल गांधी का ये कनेक्शन कांग्रेस को मजबूत कर रहा है, तो वहीं बीजेपी की इससे चुनावी जमीन हिल रही है। राहुल गांधी अब बीजेपी के साथ आर या पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इधर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को 5 गारंटियां दी थी, जिनमें मुफ्त अनाज की योजना भी शामिल है। लेकिन इस योजना को लागू करने से पहले ही मोदी सरकार ने इस योजना को रोकने के लिए एक चाल चली थी, जो सीएम सिद्धारमैया ने फेल कर दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया 10 जुलाई से अन्नभाग्य योजना के तहत मुफ्त चावल के बदले लोगों को पैसा बांटना शुरू कर रही हैं, क्योंकि इस समय राज्य की कांग्रेस सरकार को धान की बड़ी खरीद में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अन्नभाग्य योजना के तहत बीपीएल परिवारों को 5 किलो चावल देने का वादा किया गया था, लेकिन बड़ी मात्रा में अनाज नहीं होने के कारण अनाज के बदले लाभार्थियों के बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। इससे पहले मंत्री मुनियप्पा ने कहा था कि 5 किलो चावल में सरकार 2 किलो चावल की जगह बाजरा और ज्वार को शामिल करने की योजना बना रही है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने की जरूरत है, जिसमें मोदी सरकार ने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी है। आपको बता दें कि कर्नाटक को 2,08,445 मीट्रिक टन चावल देने की बात हुई थी, लेकिन 13 जून को FCI ने एक खत में लिखकर कहा कि राज्यों को ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत गेहूं और चावल नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब कांग्रेस सरकार ने लोगों को 5 किलोग्राम चावल के बदले 34 रुपए प्रति किलो की दर से नकद भुगतान करने का फैसला लिया है, जिस पर 10 जुलाई से अमल में लाया जाएगा। बीपीएल कार्ड पर एक व्यक्ति को कल से 5 किलो चावल के बदले 170 रुपए प्रति माह मिलेंगे। मंत्री एच मुनियप्पा ने कहा कि चावल की खरीद के लिए प्रक्रिया जारी है। जैसा कि हमने कहा था कि हम गरीबों के लिए चावल या खाद्यान्न की आपूर्ति करेंगे, वादा निभाने के लिए हम अभी पैसा दे रही हैं। अब कांग्रेस के इस एक्शन ने मोदी सरकार की एक और चाल को नाकाम कर दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी आने वाले चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार भी बीजेपी शिंदे सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं। अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार को लेकर जनता का नजरिया पूरी तरह बदल गया है। राज्य में हुए एक सर्वे में लोगों ने शरद पवार को अपनी पहली पसंद बताया है। महाराष्ट्र में इन दिनों राजनीतिक उलटफेर जारी है। एनसीपी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद से दोनों गुट पार्टी पर अपना दावा कर रही हैं। इस बीच एबीपी सी वोटर के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि आपके हिसाब से एनसीपी का असली प्रमुख कौन है। इस पर सबसे ज्यादा लोगों ने नाम पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का लिया। सर्वे के मुताबिक 66% लोगों ने कहा है कि शरद पवार एनसीपी के असली प्रमुख यानी कि अध्यक्ष हैं। सी वोटर के सर्वे में शामिल 25% लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार एनसीपी के असली प्रमुख हैं। दरअसल हाल ही में सांसद प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था कि हमने 30 जुलाई की मीटिंग में अजित पवार को अपना नेता चुना है। सर्वे में शामिल कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने शरद पवार और अजित पवार में किसी का भी नाम नहीं लिया। सर्वे के मुताबिक 9% लोगों ने कहा है कि अभी वो इस पर कुछ भी नहीं बोल सकते। गौरतलब है कि प्रफुल्ल पटेल ने 7 जुलाई को कहा था कि पार्टी टूटी नहीं है। 30 जून को विधायक दल और संगठनात्मक इकाइयों ने अजित पवार को सर्वसम्मति से पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने कहा था कि 40 से अधिक विधायकों के हलफनामों के साथ भारत निर्वाचन आयोग को एक अर्जी सौंपी है, जिसमें अजित पवार की नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया है। वहीं पार्टी के नाम और चिन्ह पर दावा किया गया है। शरद पवार एक बार फिर एक्शन में हैं, तो शिंदे गुट के विधायक भी एक्शन में हैं। महाराष्ट्र में बदले सियासी समीकरणों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान मचा है। इस घमासान में शिंदे गुट के विधायक घबराए हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में जल्द कैबिनेट विस्तार होने वाला है, जिसको लेकर शिंदे गुट के विधायकों ने अल्टीमेटम दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते एनसीपी के अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को मिलाकर एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्रिमंडल में शामिल होकर मंत्री पद की शपथ भी ले ली। एनसीपी के विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने से अब होने वाला नया मंत्रिमंडल विस्तार फंस गया है। दरअसल शिंदे फडणवीस सरकार में 8 विधायकों के शपथ लेने के साथ कैबिनेट मंत्रियों का कोटा पूरा हो गया है। इसी कड़ी में अब खबर है कि शिंदे गुट के विधायकों ने देर रात को अहम बैठक कर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उनके विधायकों को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की
जगह नहीं मिलती है तो पिछले 1 साल से उनकी पार्टी के बने मंत्रियों को हटाकर नए विधायकों को मंत्री बनाया जाए। शिंदे गुट की ओर से आए इस अल्टीमेटम से अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में मंथन का दौर जारी है। बता दें, पूरे हुए कोटे को लेकर शिंदे गुट के विधायकों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इसको लेकर देर रात को और रविवार की सुबह पार्टी प्रमुख नेताओं की बैठक भी हुई। इस बैठक में चर्चा इस बात पर हुई कि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार ना हो तब तक एनसीपी से आए विधायक जो मंत्री बने हैं उनको विभागों का आवंटन ना किया जाए। इसके पीछे उनका तर्क है कि अगर एनसीपी के आए विधायकों को मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा हो जाता है तो अहम विभाग एनसीपी के खाते में जा सकते हैं और शायद यही वजह है कि शिंदे गुट के विधायकों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है। महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है। इधर राजस्थान में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस साल नवंबर दिसंबर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने 6 जुलाई को दिल्ली में राजस्थान के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई और साथ ही कई अहम फैसले हुए। सावधानी से बनाई रणनीति से कांग्रेस की जीतने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान में कांग्रेस का संकट टलता नजर आ रहा है। कांग्रेस इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है और इस दावे के कारण बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो राजस्थान में फिर से सरकार बनाने में सफल रहेगी, लेकिन जो अभी तक पिछले 4 चुनावों में देखा गया उसके मुताबिक ऐसा सच नहीं होता दिख रहा है और शायद यही वजह है कि राज्य में कई मौजूदा मंत्री और विधायकों के टिकट काटने की तैयारी की जा रही है। पिछले चुनावों में ऐसा देखा गया है कि जो भी पार्टी सत्ता में रही उसने अपने पुराने चेहरों के भरोसे ही चुनाव जीतने का प्रयास किया, लेकिन पूरी मेहनत बेकार चली गई। दिग्गज मंत्री भी अपनी सीट गंवा बैठे और इन सब तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपने मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटेगी, जिससे उसके फिर से सत्ता में वापसी की कुछ संभावना बने। राजस्थान की राजनीति के जानकारों की माने तो जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो प्रदेश की जनता की उम्मीदें उससे जुड़ जाती हैं, लेकिन जब 5 साल में उम्मीदें पूरी नहीं होती तो चुनाव आते आते लोगों की नजर से वो उतर जाते हैं। यही वजह है कि सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है, जिसका नुकसान उस समय राजस्थान के सत्ता पर काबिज सरकार को देखना पड़ता है। लेकिन अब कांग्रेस ने पहले से ही सावधानी के साथ रणनीति बनाई है, जिसका फायदा उसे मिलेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात अग्निपथ स्कीम की। अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। मोदी सरकार की इस योजनाओं को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया गया था, जो अब सच होता नजर आ रहा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून 2022 को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इसी साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र की इस घोषणा के बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ काफी बवाल भी देखने को मिला था। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत जल्दी ही अग्निवीर अलग अलग यूनिट में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें, पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही कई युवा बीच में ही चले गए हैं। अलग अलग वजहों का हवाला देकर सेना को अलविदा कहने वाले युवाओं पर अब कार्रवाई हो सकती है और उनसे ट्रेनिंग में खर्च हुई रकम भी वसूली जाएगी। फिलहाल अभी तक सेना में ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने के मकसद से नए नियम लाने का सोच रही है। खबरों की माने तो ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने वालों से ट्रेनिंग पर आया खर्च वसूला जाएगा। इस दौरान एक अधिकारी ने कहा कि पहले बैच में 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चले गए हैं और दूसरे बैच में भी ऐसा ही हाल है। अब युवाओं से ट्रेनिंग में होने वाला खर्च वसूला जाएगा। इस तरह ट्रेनिंग में सिर्फ वही युवा शामिल होंगे जो सेना में भर्ती होने के लिए गंभीर है। गौरतलब है कि 1 जनवरी को पहले बैच में 19,000 से ज्यादा अग्निवीरों को शामिल किया गया था, जिनकी देश भर में 40 अलग अलग सेंटर्स पर ट्रेनिंग हुई थी। 6 महीने की ट्रेनिंग में अग्निवीरों के लिए बेसिक और एडवांस मिलिट्री प्रोग्राम शामिल किए जाते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर अलग अलग यूनिट में तैनात कर दिए जाएंगे और 4 साल बाद इनमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा। हालांकि सेना 50% अग्निवीरों को परमानेंट करना चाहती है, जिसे लेकर सेना ने केंद्र के सामने अपनी मांग रखी है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।